Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के 10th ऑफ जुलाई के तमाम शिफ्ट्स के पेपर को कवर अप करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने अपने अपने पेपर्स को शेयर किया थ्रू आउट पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों के अंदर। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके हवाले से काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास टेस्ट आए। ऑल्दो आई वॉज नॉट इन अ मूड, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेड हैं। देखो आपको कंप्लीट कोर्स आपकी क्लासेस में पढ़ाया गया है कि जस्ट एक आपके पास जो है ना चेरी ऑन द टॉप वीडियोस होती हैं कि अगर आपका रिसेंट डेज के अंदर टेस्ट है तो आप लाजमी तौर के ऊपर 8 जुलाई की, 7 जुलाई की, 9 जुलाई की वीडियोस को कवर करें। तो आज डे नंबर 4 था फास्ट यूनिवर्सिटी का और थ्रू आउट पाकिस्तान डिफरेंट कैंपसेस के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ। फास्ट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट कैंपसेस के अंदर जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें किस तरह के आज के दिन में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर आपके पास, चाहे वो कराची कैंपस हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, चिन्योटी, या इस्लामाबाद कैंपस हो, लाहौर हो, पेशावर, आपके पास मुल्तान कैंपस हो, जो टेस्ट कंडक्ट हुए सारे के सारे मैं आपको शो भी करूंगा। काफी हद तक जितने बेसिक मैथ्स के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व नहीं करे वो भी कवर अप कर रहे होंगे, बट काफी हद तक चीजें रिपीट भी हो रही होती हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से जाके बेस्ट दो। खुदारा नेगेटिव मार्किंग के मामले में बस ध्यान रखो, तुक्के मत मारो। सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अटेम्प्ट ना करो, कोशिश करो अगर 90% तक कहीं पे आपको लगता है कि यार ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है उसको खाली करेक्ट करके आओ, अदरवाइज तुक्के मार के आओगे अपने साथ जाती करोगे। अच्छा, काफी सारे बच्चे मुझसे ऐसे के हवाले से पूछ रहे होते थे, तो भाई मैंने आपसे कोशिश करता हूं कि स्टार्टिंग के अंदर ही ऐसे का टॉपिक एटलीस्ट बता दूं। और ऐसे आपको पेन और पेपर के ऊपर मिलता है, आपको अलग से पेपर दिया जाता है, उस पर आपको ऐसे करना होता है। सो भाई आज के हमारे पास जो ऐसे के 2 टॉपिक आए, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, परसों भी बताया था। आज हमारे पास जो ऐसे के टॉपिक आए थे उसके अंदर एक टॉपिक था व्हेन शुड पेरेंट्स अलाउ देयर टीनएजर्स टू मेक देयर ओन डिसीजन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप तमाम लोग तकरीबन 99% अवाम टीन एज के अंदर होगी। 18 साल की उम्र में नॉर्मली बच्चों का ए लेवल या फिर पर्टिकुलरली आपका एफएससी कंप्लीट हो रहा होता है। तो आप में से काफी सारे बच्चे टीनेजर्स हैं। तो भाई एक चीज जो आप खुद से फेस करते हो, तो ये ऐसे एक अच्छा ऐसे अगर आपको उस पर लिखना है सोच के तो आप आराम से लिख सकते हो, व्हेन शुड पेरेंट्स अलाउ देयर टीनेजर्स टू मेक देयर ओन डिसीजन। या फिर एक और क्वेश्चन था, आर गुड ग्रेड्स अ साइन ऑफ अ स्कूल्स कॉम्पिटेंसी। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन कि भाई अगर एक इदारे के या एक स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्या वो एक अच्छी कॉम्पिटेंसी को शो करते हैं? तो इसके ऊपर या तो आप यस के ऊपर जाओगे या नो के ऊपर जाओगे। अगर आप यस के ऊपर जाओगे तो आपको अपने वैलिड पॉइंट सारे के सारे पेश करने होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक ऐसा स्कूल जो कि रिजल्ट्स पब्लिश ही नहीं करता, अपने स्टेट से डिफाइन नहीं करता कि भाई उसके अंदर कितने बच्चों की, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक इदारा है उसके अंदर नस के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, नस में कितने 170 प्लस स्कोर आ रहे हैं, फास्ट में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, फास्ट में कौन सी टॉप पोजीशंस हैं, एनईडी में कौन सी टॉप पोजीशंस हैं, जीआईके में कौन सी पोजीशंस हैं, यूईटी में कौन सी पोजीशंस हैं, मैनान में कौन सी पोजीशंस हैं। एक वो इदारा है, एक वो इदारा है जो 70,000 रुपए भी फीस चार्ज कर रहा है और अपने बच्चों के बारे में बता भी नहीं रहा, उसके पास से खाली 10 या 15 पोजीशन होल्डर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ मसला है। या फिर आप अगर नो के ऊपर जाते हो तो फिर आप डिफाइन करोगे कि भाई नहीं, ये तो हो सकता है फेक हो, या हो सकता है इसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक चीज हो। हम तो भाई टीचिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जाएंगे, या फिर हम तो कोर्स कंप्लीटेशन के ऊपर जाएंगे, हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स के ऊपर जाएंगे। तो आप उसके ऊपर पूरा लिख सकते हो कि स्कूल के रिगार्डिंग। तो ये अच्छे दोनों अच्छे टॉपिक्स हैं और दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के जाओ, दे आर रियली गुड। तो भाई आपको अभी तक मैंने ऐसे के काफी सारे टॉपिक्स बताए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी वाले काफी सारे टॉपिक्स आए, इसके अलावा इंटरनेट रिगार्डिंग आए। तो कल और परसों की वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने सारे ऐसे के टॉपिक्स आपको डिफाइन किए थे, उनको लाजमी तौर पे कवर अप करना है। आगे चलते हैं कि भाई पेपर कैसा आया था, पेपर कैसा आया था एडवांस मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का, आईक्यू का या इंग्लिश का। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है, पहला पेपर आज की क्लास का बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अंदर तकरीबन 35 से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों ने बताए हुए थे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 cos into x plus 3 pi by 2। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, पीरियड बताओ। मैंने आपको कुछ बातें डिफाइन करी थी कि भाई हमारे पास कॉस का पीरियड क्या होता है, या फिर हमारे पास पर्टिकुलरली साइन का पीरियड क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया का ये असूल है कि आपके पास साइन का या कॉस का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो 2 पाई के बराबर है। साइन या कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर साइन का या फिर कॉस का जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो 2 पाई होता है। अब एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ द कॉस इनटू x प्लस 3 पाई बाय 2, तो ये किसके बराबर होगा? अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होगी। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि भाई पीरियड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी उस टर्म से होता है जो आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना, लेट सपोज ये इतने बड़ी वैल्यू आपके एंगल के तौर पे आ रही है, इसका कोई काम नहीं है पूरी वैल्यू का पीरियड से। पीरियड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस टर्म से होता है जो आपके एंगल के अंदर वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ पीरियड का उससे ताल्लुक होता है। तो भाई यहाँ पे देखो मेरे पास कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है? 2 पाई,
और यहाँ पे देखो कोई टर्म मेरे एंगल से, मेरे एंगल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है क्या उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है? जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई के बराबर। मैंने आपको ये लॉजिक पहले भी बताई थी कि लेट सपोज कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए साइन 4/7 इंटू एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा? साइन का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई। जो भी वैल्यू तुम्हारे वेरिएबल से, एंगल के अंदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही होती है, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी देखो एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो 1 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ इंटरेस्टिंग वन। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज अ टेंजेंट। अच्छा, पहले मैं थोड़ी जगह क्रिएट कर लेता हूँ, हमारे पास जगह की जरा तंगी हो रही है यहाँ पे, तो हम जरा इसको एक्सटेंड करवा लेता हूँ इसको मैं। तो एग्जामिनर देखो मुझसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है व्हाट इज द टेंजेंट टू द इलिप्स। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आपको इलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है? इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 16x²। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 16x² आगे आ रहा है पॉजिटिव का y² इक्वल टू के बाद 4। आपसे एग्जामिनर कह रहा है इलिप्स के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, व्हाट इज द टेंजेंट टू द इलिप्स। टेंजेंट टू द इलिप्स के अंदर आपको बताना है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट भी गिवन होगा, आपको इस क्वेश्चन में बच्चे ने पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है टेंजेंट टू द इलिप्स। तो भाई अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये कि यार अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। आपको लेट सपोज ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको y² की फॉर्म में लिखो तो 4 माइनस का 16x² बन जाएगा, और फिर यहां से आप dy/dx निकाल लोगे तो y² का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2y इंटू dy/dx। 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस के 16x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 16 इंटू 2x के बराबर। तो आपके पास सिंपल dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव का 16 इंटू 2 32 बन जाएगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है 2y जो मल्टीप्लाई होगा जब नीचे आके डिवाइड होगा तो इससे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सही है ना, इससे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 16 इंटू x/y। तो ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अगर तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, अगर तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, तो आप पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल लिया, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा एक्स और वाई में, उस पॉइंट की वैल्यू को डालोगे और सिंपल तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर उस पॉइंट को और इस स्लोप को इस्तेमाल करोगे इक्वेशन के अंदर कि भाई y माइनस का y1 इज इक्वल टू m का m इंटू एक्स माइनस का x1, तो आप सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन का जो फॉर्मूला होता है उसके जरिए सॉल्व कर लोगे। बट अगर एग्जामिनर इसको ऐसे नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को सिंपल वे में पूछ रहा है कि भाई सिंपल मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंट बताओ। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने ये बात लिखी भी नहीं है पूरी, अब ये गलत बात है ना यार, हमें इलाम थोड़ी होगा भाई, तो हमें इलाम नहीं होगा, तो मैं आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंट भी बता देता हूँ। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे? तो भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स की क्या होती है? ये होती है c² इज इक्वल टू a² आगे m² प्लस का b²। सही है ना? तो अगर मेरे पास ये एलिप्स की इक्वेशन आ रही है तो इस पूरी इक्वेशन के ऊपर 4 को डिवाइड करवाइए, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 के ऊपर डिवाइड करवा दीजिए, तो बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से 4 को डिवाइड करवाता हूं तो ये बन जाएगा y² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो भाई 4 वन 4 16, तो अभी भी ये आपके पास आ रहा है 4x²। और मेरे पास आगे क्या आ रहा है, मेरे पास आगे आ रहा है सिंपल तरीके से क्या चीज सिंपल आ रही है, प्लस का y² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो भाई हमें जो है ना x² y² क्या 1 1 चाहिए होता है, तो इस 4 को ऊपर से नीचे भेजोगे तो ये बन जाएगा x² और होल डिवीजन में 1/4। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ जाएगी y² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो भाई इलिप्स की ये खास बात होती है कि x² या y² में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है ना वो आपका a² होता है, और दूसरी वाली वैल्यू आपका b² होगी। तो बड़ी वैल्यू क्या है भाई, 4 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1/4 के मुकाबले में, तो ये आपका a² है आपका b² है। अब फाइनली आप इसको निकाल सकते हो अगर कंडीशन ऑफ टेंडेंसी निकालनी है, तो ये आ जाएगा c² इज इक्वल टू, आगे आपको पर्टिकुलरली a² की वैल्यू 4 आ जाएगी और m² हमें नहीं पता क्या आ रहा है, तो m² का m² इट इज b² आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो ये मेरे पास कंडीशन टेंडेंसी फॉर्म हो सकती है। भाई मगर अगेन डिपेंड नहीं करता है कि क्वेश्चन क्या गिवन है, मेरे नहीं ख्याल में अगर कंडीशन टेंडेंसी गिवन होती ना तो आपको एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी गिवन होती, क्योंकि कंडीशन टेंडेंसी के क्वेश्चन मैंने क्लास में जब पढ़ाए थे तो याद करो आपको वहां पे नॉर्मली लाइन भी गिवन होती है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर कोई लाइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं गिवन, क्वेश्चन में कोई भी आपको लाइन वगैरह के बारे में तो नहीं बताया हुआ, इसका मतलब सिंपल आपको कोई टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी, बच्चे ने पॉइंट खाया हुआ है, तो आप सिंपल डायरेक्टली स्लोप निकालोगे और उस स्लोप के अंदर पॉइंट को डालोगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, और फिर पॉइंट आपके पास जो पॉइंट स्लोप इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसके ऊपर सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल ऑफ अ गिवन सर्कल विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ गिवन सर्कल विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब देखो अब अगेन ये बच्चे ने इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन सर्कल के रिगार्डिंग गिवन थी। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है और कहीं से भी निकाल सकती है, और ये लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के क्या होती है, ये लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है।
तो एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू अ गिवन सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल गिवन थी या सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, आधी अधूरी बात से मैं हम कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अबे कौन सी लाइन पैरेलल आ रही है? तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो, अगर तो आपके पास जो है ना कोई लाइन कभी भी नॉर्मल होती है, सही है ना, कभी भी कोई लाइन नॉर्मल होती है तो वो ये वाली लाइन होती है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को टच करते हुए जा रही होती है। तो इसको फिर सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर, या अगर लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है, सही है ना, अगर लेट सपोज आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आपको सर्कल की अगर इक्वेशन गिवन होगी तो सर्कल का सेंटर पहले निकालोगे, जो भी सर्कल का सेंटर आएगा तो पॉइंट लाइन डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस आपके पास आ सकता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जामिनर कह रहा था what is the area of the region between the line x is equal to y, y is equal to 0 and x is equal to 2? It's an interesting one again. एग्जामिनर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि what is the area of the region between the line x is equal to y, y is equal to 0 and x is equal to 2? यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, आपके पास सबसे पहले तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन, वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस की लाइन का होना। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो चीज जो एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो चीज वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होती है यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा भाई, जाहिर सी बात है अगर आप y इज इक्वल टू जीरो को x इज इक्वल टू वाई में डालो तो इसका मतलब क्या है, x की एक वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर, और एक वाली वैल्यू आ गई x की टू के बराबर। यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से क्या क्वेश्चन आ गया, हमारे पास सिंपल तरीके से एक लिमिट आ गई जीरो की, एक लिमिट आ गई टू की। अब आप फाइनली यहाँ पे अपर लिमिट टू की रखो, लोअर लिमिट जीरो की रखो, और फंक्शन आपके पास चूंकि x इज इक्वल टू वाई का है, यानी कि y बराबर है x के इंटू डी एक्स का dx, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो अपर आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, पावर फॉर्मूला अपर लिमिट टू है लोअर लिमिट जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल, एक दफा अपर लिमिट डालोगे तो बन जाएगा टू का स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाई टू, माइनस के बाद आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिंपल जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, खत्म हो गया। तो फोर डिवाइडेड बाई टू इज बेसिकली टू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं है, खैर बच्चों वाला क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन बिटवीन थ्री एंड एक्स इज थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो भाई हार्मोनिक मीन अगर आपके पास थ्री और एक्स के दरमियान थ्री आ रहा है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टू ए बी, और नीचे डिवीजन में आता है सिंपल ए प्लस का बी। तो दो टर्म्स के दरमियान हार्मोनिक मीन गिवन है, एक एक्स है और एक थ्री है, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, टू ए प्लस का बी, यानी कि नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल एक्स प्लस का थ्री, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू भी थ्री के बराबर ही है। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो बन जाएगा सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, ये एक्स प्लस थ्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली, थ्री एक्स प्लस का नाइन। तो एक जैसे टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दो, सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन, तो थ्री थ्री नाइन, एक्स की वैल्यू भी थ्री के बराबर ही फिर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ई की पावर के अंदर, ई की पावर के अंदर टू एक्स माइनस का वन, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल डेरिवेटिव का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। तो नेचुरल एक्सपोनेंट फॉर्मूला कहता है कि एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखो, फिर ये जो पावर में फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव लोगे, तो अगेन ये भी नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है तो नेचुरल एक्सपोनेंट को अगेन एक दफा लिखोगे, और फिर इसकी पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव लोगे, तो टू एक्स का डेरिवेटिव टू के बराबर आ जाएगा, माइनस करेंगे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, ए की पावर एक्स एड्रेस आता है और नीचे डिवीजन में एल एन ए आता है। अच्छा, आपको ये बताना था कि तीन पॉइंट्स पर गिवन और ये कॉन्करेंट है कि नहीं है। देखो दुनिया के अंदर कभी भी तीन लाइंस उस वक्त कॉन्करेंट होती हैं कि अगर उन तीनों लाइंस का डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर आपको तीन पॉइंट्स गिवन है ना, लेट सपोज पहली वाली लाइन के अंदर ए वन ए टू, पहली वाली लाइन के अंदर आपके पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ए वन बी वन सी वन, और ए टू बी टू सी टू, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, अगर तो तीनों आपके पास लाइंस के अंदर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स जो आपको गिवन है लाइंस के, अगर तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लाइंस जो आ रही है हमारे पास ये क्या आ रही है, कॉन्करेंट आ रही है, यानी कि पॉइंट्स कैसे हैं, कॉन्करेंट है। तो पॉइंट्स की कॉन्करेंसी को चेक करने का जो तरीकेकार नॉर्मली लाइंस के अंदर होता है उसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपल डिटर्मिनेंट लेके चेक कर सकते हो कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली आपके पास तीन लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, सर फॉर्मूला बताइए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगुलर इन थ्री डी शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि फॉर्मूला फॉर दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो ये बराबर होता है वन डिवाइडेड बाई सिक्स आपके पास, देन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये इनके बराबर होता है, सिंपल इज दैट। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, वन बाई सिक्स तो फॉर्मूला वैसे भी होता है टेट्राहेड्रॉन के अंदर आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है आपके पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वाला जो लॉ चल रहा होता है ना, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन
ओवर एडिशन इन केस ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके नाइस। तो भाई ये किसके बराबर होगा? हमें बात मालूम है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मेरे पास ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इन केस ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इन केस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो फिर ये हमारे पास आना चाहिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, फिर मेरे पास आगे आएगा बी प्लस का सी, इसका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये लिया जाएगा डी के साथ। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट डी, और या फिर ये बराबर होगा किसके, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बताना है, तो ये बराबर होगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, अगर हम कंसीडर कर लें वेक्टर बी और वेक्टर डी का क्रॉस प्रोडक्ट, और प्लस के साइन के बाद या फिर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर डी, इसके बराबर होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला फिर या तो आपको मेमोराइज होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में चार हम वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या ए डॉट बी ए डॉट सी और डी भी साथ में, तो उस तरीके से फिर आप उसको उनके ऊपर एक्सपेंड कर पाओगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एनक्लोज इन अ सर्कल विद एन आइसोसेलेस ट्राइंगल डीईएफ। अच्छा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि साइड्स आपके पास एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज एनक्लोज इन अ सर्कल एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल डीईएफ इज एनक्लोज इन एबीसी इफ बोथ equal sides of ABC is equal to the radius of a circle, find the diameter of a circle and the third side of the triangle। अब अगेन देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, बच्चे ने यहाँ पे सिंपल वर्डिंग लिखी हुई है, कोई डायग्राम नहीं गिवन, कोई चीज नहीं गिवन, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा था, सेकंड साइड विद द अननोन फाइंड द डायमीटर, एग्जैक्टली याद नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि ट्राइंगल क्या है, एबीसी आइसोसेलस है और ये इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, तो साइक्लिक ट्राइंगल आ रहा है। अच्छा, बोथ साइड्स जो है ना एबीसी की वो बराबर हैं किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के, क्योंकि जाहिर सी बात है आइसोसेलस के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं। अनदर आइसोसेलस ट्राइंगल डीईएफ लाइज इनसाइड एबीसी, मगर ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर गिवन है ना। और एग्जामिनर ने एक और बात की हुई है, एंगल 80 एंगल 80 जो है ना वो एक अननोन थर्ड साइड के साथ फॉर्म हो रहा है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन गिवन क्या था भाई, ऐसे आप डायरेक्टली तुक्के नहीं लगा सकते। एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ये तो आपके पास सिंपल वो आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 5 up till n, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है, तो इसका फॉर्मूला तो 10 दफा बताया हुआ है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। अच्छा, एक सर्कल का रेडियस गिवन है, आपको आर्क लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है मीटर के अंदर, तो 77 से अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करवा दो, तो जाहिर सी बात है 0.7 के बराबर आ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आपको किसमें कन्वर्ट करवाना है, आपको इसे कन्वर्ट करवाना है 77, तो अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 100 के ऊपर तो क्या बन जाएगा 0.77, तो यानी कि 0.77 सेंटीमीटर है रेडियस का, और आर्क लेंथ आपको गिवन है 0.77 सेंटीमीटर की, रेडियस भी अच्छा इसके बराबर ही आ गया। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो भाई हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यानी कि एस अगर आर्क लेंथ बराबर है 0.77 के और रेडियस भी बराबर है 0.77 के, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास 1 के बराबर। तो थीटा ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रेडियन को, सही है ना, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन को। तो अगर रेडियन से अगर मुझे किसमें जाना है, मुझे रेडियन से अगर डिग्री के अंदर जाना है, तो थीटा भी मेरे पास आया है रेडियन के अंदर, तो इसको कन्वर्ट करवाओगे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। यानी कि देखो आपने सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी आपके पास किसके बराबर आई है, एक रेडियन के। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के दौरान ये बात याद करवाई थी कि हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर जो एक रेडियन होता है ना, एक एक थीटा बराबर होता है किसके, एक डिग्री बराबर होता है आपके पास तकरीबन 0.0175 रेडियंस के, वाइल एक रेडियन जो होता है ना ये बराबर होता है तकरीबन किसके, 57.296 डिग्री के। तो अगर मेरे पास एक रेडियन आंसर आ रहा है तो डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल 57.29 जो भी है 57 पॉइंट समथिंग आपके पास डिग्रीज के अंदर इसका आंसर होगा, सही है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इफ इट टेक्स 30 पैसा टू बाय वन टाइल, if it take 30 पैसा to buy one tile, how much will it take to buy 53 such tiles। अब देखो ये क्वेश्चन भी बेसिक आ रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, अगर आपको लॉजिक क्लैरिफाइड है भाई, एक टाइल कितने की आ रही है, 30 पैसा की आ रही है, तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई इन रुपीस के अंदर बताओ, तो भाई 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते थे, ये बात तो आपको मालूम है ना कि भाई, अब तो खैर हमारे मुल्क में पैसा नहीं चलता, मगर एक बेसिक चीज है कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से 1 रुपए के अंदर आपके पास 100 पैसे होते हैं। तो भाई अगर एक टाइल 30 पैसे की है, मेरे ख्याल में फास्ट के जो पेपर बनाने वाला है 1920s के अंदर रह रहा है, 30 पैसे की एक टाइल मिलती है माशाल्लाह से, सही है। तो अगर मैं सबसे पहले 30 को मल्टीप्लाई करवा दूं 53 के साथ, तो 30 इंटू 53 क्या हो जाएगा, जीरो को इग्नोर कर दो, 3 3 जार ये बन जाएगा 9 और 5 3 जार 15, और अब आप एंड में जीरो लगा दो, तो यानी कि आपके पास जो 53 टाइल्स हैं ये आपके पास आ रही होंगी 1590 पैसे की। मगर चूंकि हमें रुपीज में बताना है तो हमें बात मालूम है कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं,
तो भैया मैं सिंपल इसको डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर 1590 को, तो 0 से 0 कट गया, और 159/10 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 15.9 रुपीज के। 15.9 रुपीज की 53 टाइल्स आएंगी। मुझे भी बताइएगा भाई, मैंने भी लेनी है ऐसी टाइलें। अच्छा भाई, एग्जामिनर आगे कहता है कि सर क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत दफा आपको बताया है कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 1/x माइनस का x होल पावर में 10 गिवन है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? सिंपल शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे। तो भाई शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी कि जो भी पावर आ रही है उसको 2 पे डिवाइड करवाओ, तो आपके पास आर की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 5 के बराबर। सही है। अब आप यहाँ पे सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आपके पास T5+1 T6। तो T6 आ गया, n कम्बिनेशन R, n बराबर है 10 के कम्बिनेशन 5। A की वैल्यू आ रही है 1/x के बराबर, पावर में आ जाएगा 5, और B आ रहा है मेरे पास -x के बराबर। 10 में से जब 5 निकालोगे तो 5 आएगा ना भाई, 10 माइनस का डायरेक्टली मैंने कर दिया। और R की वैल्यू भी 5 के बराबर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए, 10 कम्बिनेशन 5 की वैल्यू जो भी आए। कैसे सॉल्व करोगे कम्बिनेशन को? भाई कम्बिनेशन सॉल्व करना सिखाया हुआ है। 10 कम्बिनेशन 5 कैसे सॉल्व करोगे? कम्बिनेशन का फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल, 10 में से 5 गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करवा दो। अब 10 फैक्टोरियल को ओपन करवाओगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने पहले भी बताया था, सेम पैटर्न के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इन 20। क्या होगा कि अगर तो मैं इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, और नेगेटिव साइन अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से लेट सपोज कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 25x और होल पावर में 2/3 का 2/3। अभी इस नेगेटिव साइन को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या बन गया? मेरी फर्स्ट टर्म। सही है। ये मेरे पास मेरा x आ गया पूरा का पूरा, और ये मेरा n आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करूँ ना यहाँ पे सिर्फ अंदर वाली वैल्यू के ऊपर, तो ये होता है 1 प्लस का nx, आगे n इंटू एन माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में होता है 2 फैक्टोरियल इंटू एन की x की पावर स्क्वायर। तो हमें चूंकि थर्ड टर्म ही कैलकुलेट करनी है, सिर्फ मैं थर्ड टर्म पे फोकस कर रहा हूं। तो n बराबर है किसके? देखो 2/3 के। फिर आगे आ जाएगा मेरे पास 2/3 माइनस का 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, x यानी कि सेकंड टर्म, जिसको मैंने कहा है कि ये है नेगेटिव का 25 इंटू एक्स, और होल पावर के अंदर आपके पास स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का 2। तो इसको अगर मैं आप सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाता हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस का 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा दो में से एलसीएम जब लूंगा तो यहाँ पे 3 आ गया ना, तो 2 में से 3 निकालोगे तो नेगेटिव का 1/3। तो 2 इंटू, क्योंकि देखो ना 2/3 माइनस के 1 के दरमियान एलसीएम जब आप लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1/3। तो नेगेटिव का 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 इंटू 3 9 बन गया। और 25 का स्क्वायर हम सबको पता है, नेगेटिव का 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 के बराबर इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, दैट इज। अब सबसे नीचे 2 आ रहा है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2/9 इंटू 625, और 2/1 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, जो 2 से 2 कट गया। तो ये आ जाएगा फाइनली आपके पास सिंपल 625 डिवाइडेड बाय 9 के माइनस का साइन, और ये वाला जो माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर मेरे पास आना चाहिए 625 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 625 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर, क्योंकि हमारे पास बाहर एक नेगेटिव साइन भी मौजूद था, तो नेगेटिव साइन भी अगर अप्लाई करवा दोगे तो हो जाएगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन से गिवन है, मेरे नजदीक तो इस तरीके से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स। अरे भाई देखो, अब मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी ऊपर बता दी है, आपको सिंपल इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में से आप स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे। आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, डी बाई डी एक्स से स्लोप की वैल्यू निकालोगे, तो जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी उसके अंदर आप ये एक्स और वाई का पॉइंट डालोगे, तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास स्लोप आ जाएगा। और अगर आप इसी एक्स को वापस इस इक्वेशन में डालो तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। अब कोई बच्चा बोले सर हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो खाली एक्स की वैल्यू गिवन है। तो बेटा इस एक्स की वैल्यू को वापस अगर इक्वेशन में डालोगे ना, तो आपके पास जाहिर सी बात है y की इक्वेशन आ जाएगी ना यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 में से 1 गया 3 के बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर प्लस माइनस के। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, बारी बारी अपनी इक्वेशन निकाल लो जो भी मांगी हुई है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैन बी रिटन एज सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि वो जो मैंने डे 1 या डे 2 में करवाया था क्वेश्चन, हाइपरबोला इलिप्स का आया हुआ था, x की फॉर्म में निकालना था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई sin3π/2 प्लस थीटा को आप कोसाइन की फॉर्म में कैसे लिखोगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना कि sin3π/2 और आगे आ जाए पॉजिटिव का थीटा, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? हमें मालूम है 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। तो भाई 270 कहां पर आ रहा है? वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस की फॉर्म के ऊपर, थीटा का थीटा आ गया।
अब आप खुद देखो 270 प्लस थीटा कहाँ लाए करता है, 270 प्लस थीटा लाए करता है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट होता ही कॉस का तो पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला पूछा बता, लॉज ऑफ साइन पूछे हुए थे। इसके अलावा हु प्रोपोज द डिनोशन ऑफ डेरिवेटिव, बेसिक जो आपके पास कॉची होता है, आपके पास न्यूटन होता है, इन सबके जो बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना, किसने ये डेरिवेटिव का सिंबल बनाया है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मैराथन से आया हुआ है एग्जैक्टली कि अंडर रूट ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस का रूट बी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर आर की वैल्यू लेसर देन 1 होनी चाहिए। अच्छा, सम ऑफ दी, यार ये क्वेश्चन बच्चे ने या तो गलत गिवन है कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दी सम ऑफ द इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हमेशा याद रखिएगा सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर, ये आर की वैल्यू लेसर देन 1 के लिए होता है। किसके लिए होता है? आर की वैल्यू लेसर देन 1 के लिए। अब यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ग्रेटर देन 1 के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप सम का डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, सम का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आप फिर या तो उसको इस्तेमाल कर रहे होगे। तो याद रखिएगा सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये खाली उस वक्त स्टैंड करता है जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो अगर एग्जामिनर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं तो फिर सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा अभी भी कोई भी बाइनोमियल टर्म आ रही हो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी पावर आ रही है ना, तो आपकी हमेशा टर्म्स पावर से एक ज्यादा होंगी। तो ऐसे पावर अगर 2 आ रही है तो 2 प्लस का 1 3 के बराबर होंगी। हीरोज फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा हुआ था, रिपीटेड है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद दी गिवन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसके लिए भी एक लॉजिक होती है कि कभी भी आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है। देखो भाई, हमारे पास दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई हमें पता है एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड पे जाके एल्टीट्यूड क्रिएट करती है। यानी कि भाई एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड पे जाके क्या क्रिएट करती है, एल्टीट्यूड। तो कोई भी लाइन जो अपोजिट साइड पे जाके एल्टीट्यूड क्रिएट करती है, यानी कि अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, तो वो एल्टीट्यूड की लाइन होती है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड इज टर्म्ड एज द ऑर्थो सेंटर। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो सेंटर की शॉर्टकट क्या होती है, ऑर्थो सेंटर निकालने की ट्रिक क्या होती है कि अगर आपको कभी भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल के पॉइंट्स आ रहे हैं 4,1, ये क्वेश्चन नस में भी आया हुआ है। 4,1 एक पॉइंट आ रहा है 7,4 और एक पॉइंट आ रहा है आपके पास लेट सपोज 5,-2। आपको ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने की शॉर्टकट ये होती है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट लो और उस पॉइंट को अपना ओरिजिन कंसीडर करो और बाकी दो पॉइंट्स को उसमें सब्ट्रैक्ट करवा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं 4,1 अपना ओरिजिन पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो आपने करना क्या है, 4,1 से सारे पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो भाई देखो 4,1 से अगर मैं 4,1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है 0,0 बन जाएगा। अगर 4,1 से 7,4 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया मेरे पास क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। सही है। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा पॉइंट आ रहा है इसको भी मैं 4,1 से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, 5 में से 4 गया 1 बनेगा और -2 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा -3 के बराबर। यानी कि देखो पहला काम क्या करना है, जो भी 3 पॉइंट्स आपको ट्रायंगल के गिवन है उसमें से कोई भी एक पॉइंट अपना ओरिजिन पॉइंट कंसीडर कर लो। जैसे हमने 4,1 सपोज कर लिया, तो 4,1 में से आपने अपने तीनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, तीनों पॉइंट्स को। तो आपके पास एक पॉइंट 0,0 आ जाएगा, बाकी दो पॉइंट्स बचेंगे, उनमें से एक पॉइंट को x1 y1 बोलो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोलो। अब सिंपल तरीके से हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने का। तो ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का के, नेगेटिव का के आगे आपने सिंपल होता है y1 माइनस का y2 कॉमा कॉमा। अब दूसरा वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, पॉजिटिव का k इंटू x1 माइनस का x2। ये फॉर्मूला होता है ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे जो k होता है ना, उस k को निकालने का फॉर्मूला एक अलग ट्रिक होती है। वो k कैसे निकाला जाता है कि आप सबसे पहले x1 x2 करते हो, यानी कि दोनों x के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई प्लस दोनों y के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई, y1 y2। और नीचे डिवीजन के अंदर अपोजिट, नीचे डिवीजन में x1 है तो साथ में y2 होगा, प्लस है तो माइनस है, अपोजिट काम पूरा। और अगर y2 फिर आएगा, या y2 आ चुका है ना, तो अब y1 आएगा तो साथ में x2 आएगा। या अब इसको ऐसे करके लिख लो कि अब x2 आएगा और y1 आएगा। सबसे पहले अगर मैं k कैलकुलेट करूं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x1 किसे का है, x1 का है हमने 3 को, x2 मैंने कहा है 1 को, प्लस का साइन, y1 मैंने कहा है 3 को, y2 मैंने कहा है -3 को। नीचे आ जाएगा x1 y2, तो x1 बराबर है 3 के, y2 बराबर है किसके, y2 बराबर है -3 के, फिर माइनस का साइन, x2 बराबर है 1 के, और मेरे पास y1 बराबर है 3 के। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3 1 3 और नेगेटिव का 3 3 9, फिर 3 इंटू -3 नेगेटिव का 9 माइनस का 3। तो 3 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा
तो नेगेटिव का 6 आएगा, और नेगेटिव का 9 और नेगेटिव का 3, ये बन गया नेगेटिव का 12। तो 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार इज 12, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो आपके पास फाइनली के की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। इस के को उठा के फॉर्मूले में डाल दो, आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट होती है भाई, अदरवाइज ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का के की जगह पे 1/2, अब y1 माइनस y2, तो 3 माइनस माइनस 3, तो जाहिर सी बात है 6 बन जाएगा। y1 माइनस y2 है ना, तो y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 बन गया। फिर कॉमा, अगेन के की वैल्यू 1/2, x1 माइनस x2, तो 3 माइनस का 1 2 के बराबर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2। एक काम और करना है, और वो एक काम क्या है कि भाई चूंकि मैंने एक पॉइंट को अपना ओरिजिन बनाया था ना, जिस भी पॉइंट को आपने ओरिजिन बना के सबट्रैक्ट करवाया था, उस पॉइंट को इस आंसर के अंदर आपने ऐड बस करवा देना है। सिंपल क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। जिस भी पॉइंट को आपने ओरिजिन से सपोज करवाया था ना, उस पॉइंट को जो फाइनल आंसर आया उसमें एडअप भी करवा दोगे, ताकि आपका फाइनल आपका ऑर्थो सेंटर का एग्जैक्ट पॉइंट आ जाए। तो -3 + 4 ये बन जाएगा किसके बराबर, पॉजिटिव के 1 के, और 1 + का 1 ये बन जाएगा 2 के बराबर। ये इसकी ट्रिक होती है भाई, ये ऑर्थो सेंटर की ये वाली फाइनली वैल्यू आ गई। तो भाई इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी होती है, अगर कभी ऑर्थो सेंटर निकालने आ जाए तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए आपको आनी चाहिए। कभी कभार पेपर में आ सकता है, पेपर में कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आपको आनी चाहिए। पेपर में बच्चे का आया हुआ है, ये आज का 10 जुलाई का फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इसके अंदर ऑर्थो सेंटर निकालने आया हुआ था। डेरिवेटिव पूछा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का भी, यार ये तो बेसिक फॉर्मुलाज हैं, आपको आने चाहिए। इंटीग्रेशन का अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे शागिर्द हो, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बल्कि एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नीचे वाले टर्म को ऊपर डेरिवेटिव तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है फिर ये आपका नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक दो। सिंपल ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपल टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मुला अप्लाई कर दो। हु इंट्रोड्यूस लीनियर ज्योमेट्री, वेरी नाइस क्वेश्चन। दुनिया के अंदर वो कौन से साहब थे जिन्होंने लीनियर ज्योमेट्री, यानी कि आपके पास जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो स्टार्ट करवाई थी। दुनिया में वो साहब कौन से थे जिन्होंने लीनियर ज्योमेट्री को कैलकुलेट किया था या फरमाया था, तो आपको बेसिकली उसका नाम बताना था। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या क्या आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो जो भी ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई। हु इंट्रोड्यूस लीनियर ज्योमेट्री। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए। रेने, नॉर्मली रेने डेस्कार्ट था या कौन था, उसने की थी एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो भाई आपको याद होना चाहिए सर हाशिम की शॉर्टकट, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज गिवन देन इट्स वेलोसिटी विल बी डैश, द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। इंटीग्रेशन के थ्रू करने वाला सवाल था, ओके। यानी कि देखो आपको हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट का जो वन टाइम डेरिवेटिव होता है ये आपको वेलोसिटी देता है। और अगर आप वेलोसिटी के ऊपर वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ और आपसे वेलोसिटी मांगी हुई है, तो ये उल्टा काम हो रहा है। तो भाई लेट सपोज अगर आपको एक्सेलरेशन दे दी जाए और आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, तो फिर आप इंटीग्रेशन के थ्रू तो बैक साइड पे आ सकते हो। इन एन एपी, if dead term of a AP is this and this is, then what will be the NTH term? नाइस हो गया यार। What is the slope of a line perpendicular to the line? बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करो, नेगेटिव का a by b, या नहीं तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म के ऊपर, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास इस लाइन का स्लोप आ गया, तो इसके जो परपेंडिकुलर के ऊपर होगा तो परपेंडिकुलर कंडीशन के ऊपर सिंप्लीफाई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 π/4 किसके बराबर होगा। अब देखो भाई ये आज की दोपहर की शिफ्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टेंजेंट इनवर्स, आगे कहता है टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, और 3 π/4 का मतलब होता है आपके पास नहीं, 3 π/4 गिवन है। पहले तो आप 3 π/4 चेक करो है क्या। तो भाई हमारे पास दुनिया के अंदर 3 π/4 को अगर हम कन्वर्ट करवाएं किसके ऊपर, 180/π के ऊपर, तो ये किसके बराबर बनता है, ये बनेगा मेरे पास पाई से पाई कट गया, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, दो कैरी गया, 4 5 जार 20, और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 3 जार 15 का 5 और 1 कैरी, 4 3 जार 12 और 1, यानी कि 135 के बराबर बन रहा है, ओके। यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 π/4, 3 π/4 का मतलब है कि आपके पास ये क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है सिंपल तरीके से 135 डिग्री, है ना भाई, 135 डिग्री गिवन है। तो अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि टेंजेंट 135 क्या होता है। भाई टेंजेंट 140, आपके पास टेंजेंट 135 डिग्री किसके बराबर होता है, तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से 3 π/4 का मतलब है 135 डिग्री, और हमें पता है कि टेंजेंट 135 पे आपको क्या मिलता है, टेंजेंट 135 पे आपको मिलता है सिंपल नेगेटिव का 1। अच्छा अब टेंजेंट -1 की टेंजेंट, और बाहर क्या है टेंजेंट इनवर्स, बाहर क्या है टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स -1 किसके बराबर होगा, हमें पता है टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन, देखो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स -1 के बराबर। और हमें ये बात मालूम है कि टेंजेंट इनवर्स की
टेंजेंट इनवर्स की जो आपके पास रेंज होती है वो नेगेटिव पाई बाय 2 से लेके पॉजिटिव पाई बाय 2 के दरमियान होती है, तो आंसर आपका लाई करेगा। तो टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव के 1 का मतलब है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब है पाई बाय 4 का पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू ln x। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है बेटा। सिंपल यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, मैराथन का क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर गिवन है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड भी करवाओगे ना तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस का 2 cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर, तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज हो रहा होगा, चेक करवा लीजिएगा, आपका पर्टिकुलरली बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिक मैथ्स के ऊपर आ रहा है। भाई मेरी कोशिश ये है कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करवाऊं, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई वो क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चे बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। एडवांस मैथ्स तो मैंने मैराथन में भी कवर करवाई हुई है, फर्स्ट डे के अंदर भी इतनी सारी कवर करवाई थी, सेकंड डे में भी कवर करवाई, थर्ड डे में भी करवाई थी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स हु आर फेल एंड 550 स्टूडेंट्स आर देयर हु पास, हाउ मच टोटल स्टूडेंट इन द क्लास। अब बेसिक परसेंटेजेस का क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि देखो लेट सपोज एक क्लास है, उस क्लास में टोटल x स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उस x का 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो फेल हो गए, 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो फेल हो गए, तो जाहिर सी बात है पास कितने हुए, हुए आपके पास 60% स्टूडेंट्स ने पासिंग मार्क्स लिए हैं, यानी कि पास हो गए, 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आगे एग्जामिनर ने वैल्यू बताई भी है कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना वो 550 के बराबर हैं। तो परसेंटेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि टोटल का 60% जो है ना, टोटल का 60% वो पास हुए हैं, यानी कि टोटल का 60%, टोटल अगर एक्स अमाउंट थी तो उसका 60% पास हुए हैं, तो ये बराबर है 550 के। सही है भाई। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, 6% को रिमूव करोगे, डिवीजन में 100 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 550 का 550, जीरो से जीरो कट गया, 6 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हम लोग देखो क्या काम करेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, एक्स की वैल्यू अगर मुझे अब कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे मौजूद है 550, ये 10 डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 6 जो मल्टीप्लाई होता है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, टू टू थ्री जार 6 और टू टू जार 4 एंड टू सेवन जार इज 14 और आगे टू फाइव जार 10, तो 275 इंटू 10 बन गया। 275 इंटू 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये तकरीबन आपके पास आ गया 2750 के बराबर, 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, नीचे 3 का 3, तो अभी जीरो को इग्नोर कर दो, सिंपल 275 को 3 से पहले बल्कि चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो मैं अगर 2750 को डिवाइड करवाता हूँ 3 के ऊपर, तो 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है, 3 9 ज़र इज 27, पूरा का पूरा निकल गया, तो क्रॉस का क्रॉस, अगली वैल्यू जब नीचे उतारोगे ना तो आप क्या करोगे, आपको ऊपर ऊपर आप सिंपल बल्कि एक अगली वैल्यू नीचे उतार दो डायरेक्टली, 3 वन जार 3 का 3 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, ऊपर वाला जीरो जब नीचे से आएगा 20, तो 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, तो 6 जार इज 18, 18 बचेगा, फिर आपके पास 2 बचेगा, तो डेसिमल लगाओगे, जीरो आएगा, चलता जाएगा, यानी कि मेरे पास स्टूडेंट्स की तादाद किसके बराबर आ गई, 916.666 के। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं कभी डेसिमल में नहीं आ सकते, तो आप एक नंबर ज्यादा ले लो, 917 ले लो, यानी कि स्टूडेंट किसके बराबर है, 917 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने मौजूद थे क्लास के अंदर, 917 मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेसिक आ रहा है यार आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोच करिए जीरो के ऊपर, ए की पावर एक्स माइनस कमन डिवाइड बाय एक्स, सिंपल लिमिट को डाल के चेक करो, अगर तो आपकी लिमिट यहाँ पे क्या कर रही है, एल हॉपिटल को सेटिस्फाई कर रही है, अब एल हॉपिटल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस का ए होल पावर नेगेटिव एक्स इंटू एक्स की पावर ए की पावर एक्स की पावर के अंदर नेगेटिव का वन, यानी कि देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है वन माइनस ए की पावर नेगेटिव एक्स, और ये जो पूरी टर्म आ रही है उसमें नेगेटिव का साइन है तो उसको ऊपर से नीचे भेज दो, तो नीचे जाके बन जाएगा एक्स इंटू ए की पावर नेगेटिव एक्स। अब लिमिट की वैल्यू डाल के चेक करो, जाहिर सी बात है ऊपर भी जीरो फॉर्म हो रहा होगा नीचे भी, क्योंकि भाई दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो आ जाए तो वन के बराबर होते ऊपर वन माइनस वन जीरो, तो एल हॉपिटल सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं डिटर्मिनेंट गिवन था और उसका डेरिवेटिव निकालना था, तो भाई अगर तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्जामिनर ने आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उस सूरत के अंदर फिर सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि आप या तो पहले इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट लोगे, जो आंसर आएगा उस पर डेरिवेटिव लोगे, मगर मुझे दिख रहा है कि यार तमाम वैल्यूज ए और बी की फॉर्म में आ रही हैं, तो ए और बी की फॉर्म में अगर वैल्यूज आ रही हैं तो ये तो डायरेक्टली जीरो के बराबर होना चाहिए इसका आंसर, तो भाई क्योंकि ए बी सी सब कांस्टेंट ही आ रहे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आपके पास जीरो के बराबर होगा, तो मेरी नजर में तो ये चीज नहीं आ रही, डिटरमिनेंट अलग से होगा और ये क्वेश्चन अलग है, दो बच्चे ने दो क्वेश्चन को मिलाया हुआ है। एक और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इफ वी डिवाइड द लाइन इन टू थर्ड वे ऑफ द पॉइंट, अरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे लेक्चर से लिया गया है, if we divide the line in two third the way the points are 1,5 and 7,2 find the coordinate, यानी कि बेटा ये आपके पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एग्जामिनर ने आपको टू थर्ड दिया हुआ है, तो टू थर्ड का मतलब क्या है, यहाँ से स्लोप पहले कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैसे निकालोगे, टू थर्ड का मतलब है कि जो भी पहली वाली वैल्यू है ना वो ऊपर लिखी जाएगी और फिर 3 में से 2 को अगर माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 2:1, तो भाई यहाँ पे
स्लोप आप सॉरी जो आपका रेशो होता है ना, रेशो नहीं गिवन। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं 2/3 का मतलब है 2/3। नहीं मेरे प्यारे बेटे, 2/3 का मतलब 2/3 नहीं होगा। याद रखिएगा 2/3 को सॉल्व कैसे करोगे भाई, 2/3 का मतलब है ये अगर आप 2/3 भी से कह रहे हो, ये आपका रेशो नहीं आ रहा। हमने रेशो के अंदर लॉजिक होती है कि भाई जो भी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको एडिट लिखते हो, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, कहीं पे आपसे कहता हूं कि लेट सपोज कि 4th 7 है, 4th 7 के ऊपर आपकी लाइन डिवाइड हो रही है 4th 7 के ऊपर, तो इसका मतलब ये 4/7 रेशो नहीं है। आप ऊपर वाली वैल्यू को एडिट लिखोगे, इससे रेशो आप बनाते हो। रेशो कैसे बनाते हो, ऊपर वाली टर्म को एडिट लिखते हो, नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हो, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। तो 4/7 से जो आपका रेशो आएगा वो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे 2/3 अगर गिवन है तो रेशो क्या होगा, 2/1। तो आपका M1 क्या है, 2 के बराबर, M2 बराबर है 1 के। हमारे पास सिंपल तरीके से दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है 1,5, इसको आप बोलोगे x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है डेट इज 7,2, इसको आप बोलोगे x2 y2। अब आप सिंपल तरीके से क्या काम करोगे, अब आप सिंपल तरीके से यहां पे अप्लाई करोगे अपना डिवीजन फॉर्मूला। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस का m2। फिर y के लिए फॉर्मूला ओपन करोगे, यार ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2, नीचे डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो प्लेस करवा के सॉल्व कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेसिक मैथ्स का आ रहा है कि एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल एबीसीडी आ रहा है, एंगल एबीसीडी आ रहा है। ए से लेके बी का डिस्टेंस 16 है, और बी से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है ना वो 4 के बराबर है। सही है, बी से लेके सी का जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो आपको बताना है ए, डी और सी। तो भाई इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है तो भाई मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से देखो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरी बेस आ रही है। तो भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूँ पेंट अपॉन बेस के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4/16, यानी कि 1/4 के बराबर। जो एंगल आ गया, क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/4। तो भाई अगर मुझे एंगल एडीसी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था, तो ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 1/4 के बराबर ही आ रहा है। एक और क्वेश्चन है कि भाई आपको ए गिवन है, बी गिवन है, साइन आपको गामा चाहिए। अब डिपेंड करता है भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या तो देगा ना मुझे भाई बंदा, तो साइन गामा फिर हम निकाल लेंगे यार। अच्छा, इंग्लिश के अंदर आया हुआ था टू कॉन्स्टिट्यू का मतलब क्या होता है, एंटोनियम पूछा हुआ था एसिड का, मैंडेट का, और मैंडेट और कंप्लायंस के ऊपर आपके पास वो एनालॉजी आई हुई थी, सिनोनियम ऑफ जॉवियल पूछा हुआ था। इसके अलावा आईक्यू के अंदर एक क्वेश्चन गिवन था आपके पास कि एग्जामिनर कह रहा था कि भाई 0 पॉइंट, अच्छा ये अगेन यार वही सीरीज आ रही है, 0.25 के बाद 0.5, फिर 1,2,4। अच्छा, एक और क्वेश्चन गिवन था हमारे पास पेपर के अंदर, और ये था कि भाई a माइनस बी अगर बराबर है 4 के, a प्लस बी बराबर है 2 के, तो बताइए a प्लस 2b क्या होगा। नाइस क्वेश्चन। अगर a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4 के बराबर और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, सबसे पहले दोनों को ऐड करवा दो, तो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस का 2 6, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 के बराबर। अब किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दो तो b की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में डालता हूँ a की वैल्यू 3, तो माइनस का b इज इक्वल टू 4 है, माइनस के b को वहां भेज दो, प्लस के 4 को यहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 4 नेगेटिव का 1 इज इक्वल टू b। अगर मैं दूसरी इक्वेशन पे भी निकाल के चेक कर लेता हूँ भाई ये आ रही है कि नहीं आ रही है, तो भाई प्लस का a जब वहां भेजूंगा तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस का a, तो a बराबर था 3 के, हाँ सही आ रही है। तो आपको भाई अब क्या निकालना है, a प्लस 2b कैलकुलेट करना है। तो a बराबर है किसके, a आया था 3 के बराबर, प्लस का साइन 2 का 2, b बराबर था -1 के, तो बन जाएगा 3 माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2 विल बी 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई ऐसी क्या टर्म को अगर मैं √9 पे डिवाइड करवाऊं तो आंसर 3 आए। तो भाई √9 होता है 3 के बराबर, तो ऐसी क्या वैल्यू है कि अगर मैं डिवाइड किया, अगर मैं ऊपर क्या रखूं, अब डिपेंड करते हैं ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। तो भाई अगर तो जाहिर सी बात है बेसिक तरीके का तो 9 है, तो 3 3 9 होता है क्योंकि, तो आंसर 3 आएगा। तो ऊपर अगर मैं 9 को रखूंगा तो आंसर 3 आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारे पास, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई √3 इंटू √39 डिवाइडेड बाई √12 इंटू √9। तो भाई √3 को एडिट रहने दे दीजिए, √39 आ रहा है, 39 तो किसी का परफेक्ट रूट नहीं होता, और 39 तो वैसे भी कुछ नहीं होता, प्राइम नंबर है 39 तो। 39 बल्कि नहीं, 39 आ सकता है 3 के टेबल में, 39 आता है बल्कि। तो 39 क्या होता है, अगर मैं 3 वन ज़ा 9, 13 3 ज़र होता है 39, 13 इंटू 3 के बराबर क्या होगा, 3 3 ज़र 9 3 वन ज़ा 3, 39 होगा ना। इसको मैं अगर ब्रेक करवाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास किसके बराबर, 13 इंटू 3 के बराबर। और नीचे है √12, √12 होता है हमारे पास सिंपल किसके बराबर, 4 × 3 के बराबर।
और रूट 9 होता है अगेन, रूट 9 तो सिंपल 3 के बराबर होता है। रूट 9 बराबर होता है सिंपल किसके, 3 के। तो भाई अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं तो रूट 3 का रूट 3, एक रूट में 13 के ऊपर डाल देता हूँ, एक रूट में सिंपल 3 पे डाल देता हूँ, तो रूट 3 आ गया। नीचे 4 इंटू 3 आ रहा है, 4 परफेक्ट रूट है, बाहर आ गया, इंटू रूट 3 रूट 3 से रूट 3 काट दो, तो 3 2 6। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन था भाई, किस फॉर्म में ऑप्शंस गिवन थे। जिस फॉर्म में भी आपको ऑप्शंस गिवन थे उस फॉर्म में पर्टिकुलरली आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन गलत आ रहा है। इस बच्चे ने करेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई चीज यहाँ पे मिसिंग थी। आई वाज सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट इट्स इम्पॉसिबल, कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज बच्चे ने गलत गिवन है, या फिर ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं गिवन। क्वेश्चन में कोई ना कोई भंड मारा हुआ है। क्वेश्चन वैसे सिंपल है कि भाई ए और बी अगर जब मिलकर काम कर रहे हैं, या ए और बी एक काम को 12 और 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, तो यहाँ से आप रेट निकाल लोगे अपना कि ए और बी 12 और 14 दिनों के अंदर एक काम को फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ए के काम करने का आपको टाइम गिवन है, बी के काम करने का टाइम गिवन है। आगे एग्जामिनर कहता है जब ए बी और सी काम को कंप्लीट, जब बी और सी काम कंप्लीट अगर कर रहे हैं 15 दिनों के अंदर, तो आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days बी एंड सी लेफ्ट, आफ्टर हाउ मच डे रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 40% ऑफ 850 आ रहा है, तो 40% ऑफ 850 निकालना बहुत सिंपल है। 40% का मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 850 पे सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो, ये कट गया, 5 2 10 हो जाएगा। आपके पास सिंपल तरीके से 85 5 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 5 1 5 एंड 5 7 35, तो ये 17 के ऊपर आएगा। तो 2 20 तो 20 इंटू 17 अब करवा दोगे सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जामिनर आपसे कह रहा है एक साइड्स की वेन डायग्राम गिवन है, एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो भाई यानी कि इसका मतलब क्या है, माइनस का सिंबल का मतलब क्या होता है, ऑल दी वैल्यूज माइनस। सेट्स के अंदर कभी भी जब माइनस का साइन आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने दोनों की कॉमन वैल्यूज को माइनस कर देना है, दोनों कॉम की कॉमन वैल्यूज को रिमूव कर देना, खाली पहले सेट की रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी। तो भाई जाहिर सी बात है ना, बी यूनियन सी आप कहते हो इस वाले पार्ट को, ये बी यूनियन सी आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, जो भी आपस के अंदर बी और सी के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, जो ए में कॉमन थी आपने एक तो उनको खत्म कर दिया, उसके बाद ए की तमाम रिमेनिंग वैल्यूज, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि भाई अगर 5% ऑफ 0.05 इज 5% ऑफ 0.05 इज, इसके बाद बच्चे ने वैल्यू नहीं बताई हुई। भाई इसके बाद कोई वैल्यू भी आएगी ना कि 5% ऑफ 0.05 इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन 2% ऑफ 0.025। तो खैर है, अगर तो लेट सपोज सिंपल क्वेश्चन भी आ रहा है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 5% ऑफ 0.0005, तो 5% का मतलब है डिवीजन में 100 आ गया, और 0.00005 का मतलब क्या है कि 5 को एक दफा लिखूंगा, डेसिमल को राइट साइड पे अगर आप भेजो कितनी डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 1 के बाद अपोजिट साइड के ऊपर 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन 2% ऑफ 0.00025। तो भाई फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ऐसे, 2% का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ, 0.00025 के साथ। तो यार एक तरीका वैसे सॉल्व करने का एक ये भी है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करवाओ, नहीं तो उससे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना, उससे आसान तरीका पता है क्या है, बट चलो उसके ऊपर ना ही जाते, हम डायरेक्टली इसी मेथड को कर लेते हैं। तो 2% ऑफ 0.00025 का मतलब है कि 25 को मैंने एडिट लिखा, और कितने डिजिट्स आगे भेज रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स में आगे भेज रहा हूँ ना, 3 4 5 6 7, 7 बार, यानी कि इतनी बार मेरे पास जीरो आ जाएगा, इतनी बार क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओगे तो ऊपर बन जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पे नीचे 2 जीरो का इजाफा और हो गया, इसको आप ऐसे करके लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 रेज़ टू दी पावर -का 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज़ टू दी पावर -का 9 बन गया ये। तो चूंकि एक्सपेरिमेंट ने कहा था 2% ऑफ 0 पॉइंट, आपके पास कितनी दफा आ रहा है, 25 ना, तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं, दोनों को आपस में डिवाइड करवाऊं, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कितनी दफा ज्यादा है, कितनी दफा ज्यादा है, तो 25 वाले को ऊपर रखा, दूसरे वाले को नीचे रखो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 25 2 ज़र इज 50। तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड करवाऊं, इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करवाऊं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर -का 9, तो 25 1 25 2 ज़र 50, तो 1/2, तो ये बन गया मेरे पास। इसके अलावा 10 की पावर -का 7 और 10 की पावर -का 9, तो -के 9 को 10 की पावर -9 जो नीचे से ऊपर जाएगा तो +का 9 बन जाएगा। तो -का 7 +का 9 क्या हो जाएगा, -का 7 +का 9, जाहिर सी बात है ये आपके पास 2 के बराबर आएगा, यानी कि ऊपर खाली 1 के बाद 2 जीरो बचेंगे। तो 2, आपके पास 2 के टेबल के अंदर 100 कहाँ पर आएगा, 5 के ऊपर आएगा,
मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स का, यानी कि 5 टाइम्स ये ग्रेटर आ रहा है। 5 टाइम्स क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ये सिंपल सा इसका आंसर होगा। 50 टाइम मत लिख दीजिएगा, 5 टाइम्स, क्योंकि वैल्यू आपके पास आई है 50 के बराबर। 50 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा, ठीक है 50 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स ये ग्रेटर नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट 0, -1, 0, 3, 8। अच्छा, एक और बच्चे का ऐसे आया था सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, ऐसे आया हुआ था स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आपको इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है फिर इसके फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। फिर इसको आप इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म में डालोगे, इसके फिर फैक्टर्स निकालो, 2 फिर 3 फिर जितने जो भी आ रहा होगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि नंबर्स का मल्टीपल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आ रहा है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को हमने कल भी देखा था, कि भाई पॉइंट ओ पर एंगल फाइंड करना था। तो अगर तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हमने इसको कल के उसके अंदर भी किया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई व्हाइट डॉग ईट मच मोर देन दी व्हाइट कैट, ब्लैक डॉग ईट मच मोर देन दी व्हाइट डॉग, ब्लैक डॉग एंड व्हाइट डॉग ईट लेस, विच पेट इज हायर इन इकोनॉमी। अब माशाल्लाह से क्वेश्चन गिवन है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई व्हाइट डॉग जो है ना वो खाता है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू व्हाइट कैट के मुकाबले में, सही है। अच्छा भाई, आगे क्या फरमा रहा है कि व्हाइट कैट जो है, व्हाइट डॉग ज्यादा खाता है एज कम्पेयर टू व्हाइट कैट के मुकाबले में। तो मैं इसकी डेटा बनाता हूँ कि व्हाइट डॉग जो है वो ज्यादा खाता है व्हाइट कैट के मुकाबले में। ब्लैक डॉग जो है वो खाता है, ब्लैक डॉग ब्लैक डॉग ईट मच मोर देन दी वाइट डॉग, ब्लैक डॉग जो है वो व्हाइट डॉग के मुकाबले में ज्यादा खाता है। ब्लैक डॉग एंड व्हाइट डॉग ईट लेस, आगे कह रहा है कि भाई ब्लैक डॉग, कह रहा है कि भाई ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग जो है ना कम खा रहे हैं। सही है, ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग जो है ना ये दोनों ही क्या करते हैं, थोड़ा कम खाते हैं, ये भी कम खाते हैं, सही है। आगे कह रहा है एग्जामिनर कि भाई देन दी ब्लैक कैट, ब्लैक कैट के मुकाबले में तो कम ही खा रहे हैं ना, ब्लैक कैट के मुकाबले में कम खाते हैं। तो आगे कहता है विच पेट इज हायर इन इकोनॉमी। अच्छा, अब एग्जामिनर अगर इकोनॉमी के अंदर पूछ रहा है कौन सा डॉग ज्यादा इकोनॉमिकल है, अगर तो पूछ रहा है कि भाई हायर इन इकोनॉमी है तो सबसे ज्यादा महंगा कौन सा पड़ रहा है, तो ब्लैक कैट सबसे महंगी पड़ रही होगी, क्योंकि भाई व्हाइट डॉग व्हाइट कैट के मुकाबले में ज्यादा खाता है, ब्लैक डॉग व्हाइट डॉग के मुकाबले में ज्यादा खाता है, और ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग दोनों आपके पास कम खाते हैं ब्लैक कैट के मुकाबले में, सही है। तो इसका मतलब आपके पास सबसे महंगी जानवर जो है ना वो ब्लैक कैट है, और सबसे सस्ता जानवर क्या है, व्हाइट कैट है, सबसे कम खाना खाता है। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ऑल द टाइम आई कुड हेयर समवन डैश मी, समवन इन फ्रंट मी, समवन बिहाइंड मी, समवन बिसाइड्स मी, बट डिडंट डेयर टू टर्न अराउंड। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, 1 - का अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 + अंडर रूट 2। तो सिंपल रैशनलाइजेशन के ऊपर आप सॉल्व करवा सकते हो इस क्वेश्चन को। एंटोनियम पूछा हुआ था एपेथी का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई सिंपल अलजेब्रा का x डिवाइडेड बाय x माइनस से प्लस का a डिवाइडेड बाय a माइनस x रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है मैराथन से। सिनोनियम ऑफ कंसेक्यूटिव पूछा हुआ था, 4, 5, 6, 2, 2, 8, 1, 1, 4.0, 570.25, 240, 120, 60, 30, इन सब का वो पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन है चिली अनियन गार्लिक टोमेटो मैंगो वाला, क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग गिवन है, कॉ की, बैक की, हेड की, आपके पास ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ हुआ है। एक्स रेशो वाई गिवन है, वाई रेशो जेड गिवन है, एक्स रेशो आपको जेड कैलकुलेट करना है। तो भाई एक्स रेशो वाई किसके बराबर गिवन है आपको, 2:3 के बराबर। आपको वाई रेशो जेड गिवन है किसके बराबर, 2:3 के बराबर। तो भाई मुझे वाई रेशो जेड गिवन है किसके बराबर, ये गिवन है अल्लाह भला करे अगेन 2:3 के बराबर। तो आपको एक्स रेशो जेड निकालनी है। तो रेशोज प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको सिंपल रेशो, डिफिकल्ट रेशो, कंपाउंड रेशो, ये सारी चीजें निकालना आपको सिखाई थी। तो भाई अगर मुझे देखो देखो यहाँ पे तो इनफैक्ट वैल्यूज भी सिमिलर ही आ रही हैं। अगर मुझे x से कहाँ पे जाना है, z के ऊपर, तो भाई कॉमन टर्म्स क्या आ रही है, कॉमन टर्म्स 2 की आ रही हैं। तो मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आएगा, मेरे पास कॉमन टर्म्स चूंकि क्या आ रही हैं, कॉमन टर्म्स मेरे पास आ रही हैं सिंपल तरीके से, ये जो y आ रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दोनों सूरतों के अंदर आपके पास वैल्यू y की सिमिलर आ रही है। अच्छा, तो अगर मुझे x रेशो z निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने की एक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। तो भाई सिंपल तरीके से ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जार 4 बन गया और 3 3 जार 9 बन गया, तो 4:9 मेरा आंसर होगा। हमने तो 3 पे सॉल्व किया था, याद करो, तो वहां पे हम इस तरह की शॉर्टकट अप्लाई करते थे। इफ यू गाइस रिमेंबर कि आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन मुझसे यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने वहां पे इसकी ट्रिक आपको सॉल्व करवाई थी इस तरीके की 3 वाली। तो भाई यहाँ पे तो सिंपल आपके पास क्या आ रहे हैं, आपके पास सिंपल दो दो रेशियोज गिवन है, एक्स रेशियो वाई गिवन है, वाई रेशियो जेड गिवन है। या फिर आप फिर इसको एक और तरीके से निकालो, चूंकि रेशियो गिवन है तो आप 2 टाइम्स ऑफ k कह दो, इसको 3 टाइम्स ऑफ k कह दो, फिर नीचे वाले को आप 2 टाइम्स ऑफ m कह दो, और इसको आप कह दो 3 टाइम्स ऑफ दी m कह दो। फिर आप पर्टिकुलरली y को दोनों एक्सप्रेशन में बराबर बनाना है।
तो भाई उसके लिए फिर आप कह दो कि 3k बराबर है किसके, 2m के, तो 3 के बराबर आ जाएगा 2m के, तो यानी कि आपके पास k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2m/3k। अब k की जगह पे k की वैल्यू डालोगे तो k आपके पास आपके पास x के अंदर, x की वैल्यू के अंदर जो k आ रहा है ना वहां पे उसकी वैल्यू डालोगे तो बन जाएगा 2m/3, तो ये बन जाएगा 4/3 के बराबर। और इसी तरीके से फिर दूसरे वाले के अंदर जब 3m के अंदर डालोगे तो वहां से भी आंसर आपके वही आ रहा होगा, 4:9 ही आ रहा होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, स्नोनियम ऑफ एफ्लिट्स बताइए, एंटोनियम ऑफ रिजिड बताइए, स्नोनियम ऑफ 45 बताइए। इसके अलावा आपके पास एग्जामिनर ने वर्टेक्स ए गिवन है, वर्टेक्स बी गिवन है, रेशियो गिवन है और इंटरनल डिवीजन सॉल्व करनी है। तो भाई क्वेश्चन सिंपलीफाई सॉल्व कर सकते हो। ऑड वन आउट निकालना है, रिक्शा, बाइक, बाइसाइकिल, क्रेन या कार। तो ऑड वन आउट क्या है, क्रेन है। एक और क्वेश्चन आ रहा था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 प्लस का x डिवाइडेड बाय x, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है। सेंटर ऑफ अ सर्कल बताना था, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, ऑर्डिनेट गिवन है 3 के बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करनी है, कैसे निकालोगे। आपको यहाँ पे देखो, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 3 के बराबर, तो अगर आप इस y की वैल्यू को वापस इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी क्वेश्चन में से, सही है। अब आपने करना क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, आपको ये जो भी इक्वेशन गिवन है, अब आप इस इक्वेशन से सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करोगे, भाई सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, dy/dx के ऊपर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो जो भी स्लोप होगा ना ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट लाइन का। तो चूंकि मुझे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बतानी है तो भाई हमें पता है दुनिया में दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बराबर होता है -1 के। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आप ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास dy/dx यानी कि स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये स्लोप टेंजेंट लाइन का आ रहा होगा, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे कन्वर्ट करवाओगे, नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे। वहां से आपके पास नॉर्मल लाइन का स्लोप आ जाएगा। जब नॉर्मल लाइन का स्लोप आ जाएगा तो हमारे पास एक्स और वाई का पॉइंट ऑलरेडी होगा, इक्वेशन नॉर्मल लाइन वैसे कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों वाला आ रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। जो भी आपका फंक्शन होता है उसको एक तरफ लिखो, जो भी बेस वाली वैल्यू है उसको लिखोगे और पावर में आ जाएगा नेगेटिव का 1/3। तो बेटा देखो 0.1 आपका फंक्शन है, बेस आपका एक्स आ रहा है, तो भाई हमारे पास बेस फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आपकी बेस आपका फंक्शन आ रहा है उसको एक तरफ लिखो इक्वल टू के, जो आपकी बेस आ रही है उसको इक्वल टू के दूसरे लिखो, पावर में नेगेटिव का 1/3। तो 0.1 बराबर होता है किसके, 1/10 के, इक्वल टू के बाद पावर के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर नेगेटिव का 1/3 आ रहा है। तो भाई एक्स की पावर नेगेटिव का 1/3 का मतलब क्या है, अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन इनफैक्ट या भाई यार ये क्वेश्चन उसका आ रहा है, ये क्वेश्चन ही मैराथन का आ रहा है। तो भाई आसान तरीका क्या है, नेगेटिव के 1/3 को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूं, हमेशा याद रखिएगा जब कभी पावर को आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं ना तो पावर हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाती है, तो -3 बन जाएगा यहाँ पे जाके। अच्छा भाई, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, भाई -3 आ रहा है ना, तो -3 का मतलब क्या है कि इसको ऊपर से नीचे भेज दो, यानी कि 10 की पावर जब -3 बन रहा है तो इसको अगर मैं नीचे से ऊपर भेजूंगा तो बन जाएगा 10 की पावर +3। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास, अल्लाह भला करे, 1000 के। तो ये आंसर आ जाएगा, ये मैराथन का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है, साइन स्क्वायर 1/1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1/1000 का स्क्वायर। तो भाई जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन ln sin 2x का आ रहा है, ये सॉल्व करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ रहा है e की पावर sin x, और आगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ। तो भाई नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है, क्वेश्चन बेसिकली गिवन है e की पावर साइन इनवर्स और आपको 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पावर में नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव हाफ का मतलब है डिवीजन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8 × 5x + 2 की पावर में नेगेटिव का हाफ, इसका तो डायरेक्टली डेरिवेटिव आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले सकते हो, अगर बेस का बाहर डेरिवेटिव बनाओगे 5x का डेरिवेटिव 5 होगा, बाहर मौजूद नहीं तो पहले आप लेकर आओगे फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब देखो ये वाली जो बातें यार, ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई हुई। अब कोई बच्चा बोलता है सर ये दोबारा से बताएं, तो ये मुश्किल है यार। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर आपके पास x = a cos थीटा, y = b sin थीटा, ये एलिप्स की होती हैं। आपके पास सर्कल की होती है किसके बराबर, r cos थीटा, y r sin थीटा के, वाइल पैराबोला की x = a और y = 2a के बराबर होती है। जबकि हाइपरबोला की सबसे अलग होती है, उसमें a sec थीटा आपका आता है और b टेंजेंट थीटा आ रहा होता है। तो क्वेश्चन सिंपल है यार। एक और क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है, एरिया ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस का। तो भाई आपको तमाम वैल्यूज गिवन है, स्क्राइब्ड सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, पहले रेडियस निकालोगे, डेल्टा डिवाइडेड बाय सॉरी आर इज इक्वल टू, हाँ सही है ना, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए, ये आपके पास स्क्राइब रेडियस का वो आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलरली आप एरिया निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है स्क्वायर इज स्क्राइब्ड इन अ रेडियस हैविंग द रेडियस r इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है। ये क्वेश्चन कल के अंदर मैंने बताया था कि भाई अगर एक स्क्वायर जो है एक सर्कल के अंदर मौजूद है और आपको एग्जामिनर ने रेडियस बताया हुआ है, तो सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है जो कि स्क्वायर का डायगोनल भी होगा। तो डायगोनल का फॉर्मुला अप्लाई करके आपके पास एक साइड की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको एरिया निकालना है, जो भी निकालना है निकाल लो। डोमेन ऑफ कोसेक पूछी हुई थी, रेंज ऑफ साइन एक्स पूछी हुई थी। इसके अलावा आपके पास आईक्यू के क्वेश्चन आए हुए थे 4 3 4 9 22 आगे 2 16 14 26 42 62। ये सारे मैराथन वगैरह से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया हुआ ऑलरेडी मैराथन में। एक और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 4 + √3 अगर √3 + 4 है कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 2xy - 2xy + z। अबे जाहिर सी बात है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, z = z बचेगा। z = z कौन सी प्रॉपर्टी? यूनियन की प्रॉपर्टी हो सकती है। किसकी चीज की प्रॉपर्टी आ रही है? डिपेंड करता है एग्जामिनर किस चीज के ऊपर कहना चाह रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है भाई? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जो भी प्रॉपर्टी वो कहता है वो सही है भाई। जो भी प्रॉपर्टी वो आपसे कह रहा है उसको आप निकाल लो। डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। ऑप्शंस तो हमारे जहन में नहीं है कि ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, बेसिक मैथ्स का है। एग्जामिनर कहता है इफ एन आइटम इज मार्क एट ₹1100 एंड सोल्ड आफ्टर 10% डिस्काउंट बट स्टिल गिव्स अ 10% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? यानी कि देखो मार्कअप प्राइस आपको गिवन है। मार्कअप प्राइस क्या गिवन है भाई? हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मार्कअप प्राइस आ रही है 1100 रुपए की। यानी कि मार्कअप प्राइस जो आ रही है ना, मार्क प्राइस वो आ रही है 1100 रुपए। और सेलिंग एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट हुआ, सही है ना? तो डिस्काउंट अगर हमने 10% का दिया, डिस्काउंट अगर हमने 10% का दिया, इसका मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी मेरी जो भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी उसका 90% अब बिक रहा है, ऐसे है ना भैया? डिस्काउंट दे दिया ना 10% का, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? मेरी सेलिंग प्राइस है अब 90% ऑफ व्हाट 1100, यानी कि जो भी मार्केट प्राइस आ रही है उसका 90% होगी। उसका 90% होगी ना। ये आपकी टोटल कॉस्ट थी, ये आपकी टोटल प्राइस थी। तो डिस्काउंट दिया 10% का, तो 90% अब आपका वैल्यू बन गई। तो 90% ऑफ 1100 अब यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगी? 90% ऑफ 1100 का क्या मतलब है? 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1100। तो जीरो से जीरो कट गया, तो 90 इंटू 11, 11 9 0 इज 99 और जीरो का जीरो, तो 990 के बराबर मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, प्रॉफिट अब आपका क्या है? एग्जामिनर कह रहे हैं इस पे भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इस पे भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब देखो हमें पता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आता है? कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं तो भाई अभी हमें कॉस्ट प्राइस तो अपनी नहीं पता, तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे अपने भैया, तो फिर आपको पता चलेगा ना। कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करनी है हमें। हमें कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिट मुझे गिवन है ऑलरेडी, 10% का प्रॉफिट आ रहा है, तो 10 का 10 हमने यहाँ पे रख दिया। तो 10% का मतलब क्या? हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे 10 को रखा, इक्वल टू के बाद सेलिंग प्राइस है मेरी 990 की। आप कॉस्ट प्राइस को कह लो, लेट सपोज ये बराबर है एक्स के, ताकि जिंदगी आसान हो जाए ना। तो 990 माइनस का एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से सेलिंग प्राइस क्या आ रही है हमारी? अगेन कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस डेट इज एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अब लेकर जाएं तो जीरो से जीरो कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 990 माइनस का एक्स इंटू 10 का 10 एट इट इज। तो अब इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो भाई ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 990 इंटू 10। तो 990 इंटू 10, तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 10 एक्स का 10 एक्स। ये 10 वहां पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस का एक्स, तो 11 एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा सिंपल 11 एक्स के बराबर इंटू 9900। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के टेबल में 99 कहाँ पर आता है? 9 के ऊपर आता है। दो जीरो के दो जीरो एडिट आ गए, तो मेरी कॉस्ट प्राइस सिंपल 900 के बराबर आ रही होगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अच्छा भाई, इसके अलावा आप ये 9 जुलाई के भी कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब देखो इसमें काफी सारे रिपीट हो रहे हैं यार। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको सेट ए सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, पहले दो सेट्स का ए यूनियन निकालना है, फिर एक सेट का इंटरसेक्शन निकालना है सेट सी के साथ, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। विच टाइप ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन? इसको मैंने पहले ही बताया था। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कि था कि भाई जो भी आपके पास सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको लिखो इंटू एन की पावर के अंदर पी, सही है ना? यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है। एग्जामिनर कह रहे हैं डिटरमिनेंट बराबर है 5 के, तो बताइए डिटरमिनेंट 2 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स के। तो भाई डिटरमिनेंट अगर 5 के बराबर है, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा? जो भी नंबर गिवन है, और पावर के अंदर कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 5
सिंपल आपके पास 8 × 5 40 के बराबर आ जाएगा। रूट चेक करने के लिए इक्वेशन गिवन थी कि भाई आपके पास इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी गिवन था कि भाई आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स जेड कॉन्जुगेट नहीं जेड मॉडुलस निकालना था, तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जेड उसका जेड मॉडुलस निकाल लोगे। रूट चेक करने की इक्वेशन गिवन थी कि भाई x² - x+ का 1, तो रूट्स इंटीजर हैं, नेगेटिव है, नन ऑफ दीज हैं, तो आप सिंपल तरीके से रूट्स अगर चेक करने हैं तो आप सिंपल तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करके आके चेक कर लो, या अगेन इसके फैक्टर्स निकाल के चेक कर लो कि भाई फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास। x माइनस इज अ फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम वाला आया हुआ, वैल्यू ऑफ ए बताइए, तो भाई जो फैक्टर गिवन है उसको उठा के x की जगह पे प्लॉट करो, मिडिल टर्म को ब्रेक करवाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था, बच्चों वाली चीज है भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करवानी थी, ऑर्डर 2/2 था, दो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स गिवन थे आपके पास ABCD और PQRS का, 2/2 की मल्टीप्लिकेशन थी। अगर दुनिया में दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो आपका एंगल क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट उस वक्त जीरो के बराबर आता है जब आपका एंगल परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि cos 90 बराबर होता है किसके? cos 90 इज बेसिकली जीरो। यानी कि भाई अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो के बराबर, यानी कि एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का क्वेश्चन गिवन है, सिंपल एग्जैक्ट क्वेश्चन गिवन था। अब ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जीएम फाइंड करने के क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सट्रीम वैल्यूज वर गिवन, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री कंस्ट्रक्टिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27, सम ऑफ द लास्ट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इफ द टोटल नंबर्स आर कंसेक्यूटिव 6, तो भाई सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स निकाल लो, आपको x+1 x+2 और उनके सम आ रहा है 27 के बराबर। लास्ट कोई तीन नंबर्स का सम आ रहा है आपके पास किसके बराबर? व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स? ओके, अच्छा सम ऑफ तीन नंबर्स हैं, फिर लास्ट के नंबर्स का आपको सम बताना है। द टोटल नंबर्स आर 6, यानी कि टोटल 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। टोटल 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी सपोज कर लो, x कर लो, फिर एक x+1 कर लिया, फिर एक x+2 कर लिया, फिर एक x+3 कर लिया, फिर एक x+4 कर लिया, फिर एक x प्लस का 5 कर लिया, यानी कि टोटल आपने 6 कंसेक्यूटिव नंबर सपोज कर लिए। तो पहले तीन का सम गिवन है आपको, और आपको लास्ट के तीन का सम निकालना है। तो पहले तीन का आपको सम गिवन है 27 के बराबर, तो इन तीनों को आपस में एडअप करवा लो, x प्लस का x+1 प्लस का x+2, तो इन तीन का सम आ रहा है किसके बराबर? 27 के बराबर। इनको सिंप्लीफाई करवाओगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x को यहाँ पे प्लॉट करो तो आपके बाकी के तीनों नंबर्स भी आ जाएंगे, उनका सम निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। एडवांस मैथ्स के अंदर e की पावर sin x का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, सही है ना? इंटीग्रेट x² × 2x, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, सही है। इसके अलावा आपके पास ये पॉइंट्स गिवन थे कि भाई ये रेशो कट कर रहा है, यानी कि सिंपल इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आ रहा है। एक और आपको इक्वेशन गिवन थी, इसमें से dy/dx कैलकुलेट करना था। फैक्टर्स होते हैं कि हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, कि यानी कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, सिंगल पॉइंट कौन सा होता है? सर्कम सेंटर का होता है। अगर वो पूछ ले आपसे तो मेरे तीन दोस्तों की कहानी यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो कॉन्करेंट होगा। वर्ड परमुटेशन एसोसिएशन की क्या होगी? भाई सिंपल है, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं टोटल लेटर्स के ऊपर फैक्टोरियल लो, कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर 11 आ रहे हैं, 11 फैक्टोरियल। नीचे डिवीजन में जो रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं सिर्फ उनका फैक्टोरियल लोगे, तो ए कितनी दफा आ रहा है? ए दो दफा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। एस कितनी दफा आ रहा है? दो दफा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओ दो दफा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन आपके पास आई भी दो दफा आया, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, सिंप्लीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा। फंक्शन आपको गिवन था और आपसे कुछ पूछा हुआ था कि f × x−5 होल स्क्वायर कैन नेवर बी डैश। अच्छा, ये वही वाला पैराबोला वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पैराबोला वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये अगेन ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने सॉल्व करवाया था कि पैराबोला वाला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी लाई नहीं करेगा, इसका आंसर था, मुझे याद है क्योंकि साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, इसको चेक कर लोगे, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको चेक कर लोगे, डिपेंड करता है बच्चे ने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो भाई देखो पहला एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो रेफरेंस एंगल अगर 90 डिग्री का आ रहा हो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर। और मेरा दूसरा एंगल क्या आ रहा है? मेरा दूसरा एंगल आ रहा है कॉस इनवर्स का, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो भाई कॉस इनवर्स 4/5 आपके पास, इसकी अंदर कॉस इनवर्स से आप कॉस को कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया। तो कॉस इनवर्स मेरे पास आ रहा है 4/5, तो कॉस इनवर्स से कॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिंपल 4/5 आंसर के तौर पे आ जाएगा। आगे एग्जामिनर ने अगेन ये मैराथन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 किसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो चल वुमेन्स डू वर्क इन 20 days, 3 boys can do the work in 30 days, together they will complete the work in how many days? Okay, यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई दो स्किल खवातीन जब काम करने पे आती हैं तो वो 20 दिनों का टाइम लगाती हैं, जबकि आपके पास कोई काम है और वो काम 3 बॉयज जब करते हैं तो वो 30 दिनों का टाइम लगाते हैं। तो अगर मैं काम को, जो काम मेरा हो रहा है ना उसकी अगर मैं टोटल तादाद निकाल लूं, यानी कि भाई मैं कहता हूं कि मेरा टोटल वर्क क्या है? मेरा टोटल वर्क है 20 दिनों और 30 दिनों का एलसीएम। अगर मैं इन दोनों का एक कॉमन एलसीएम निकाल लूं तो मुझे पता है 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है।
यानी कि 60 के बराबर होगा। लेट सपोज मैं कंसिडरेशन लेके चल रहा हूँ कि लेट सपोज टोटल वर्क बराबर है 60 यूनिट्स के या 60 के। सही है। अब देखो दो खवातीन जब ये काम कर रही हैं तो 20 दिनों का सहारा ले रही हैं, सही है ना। तो अगर मैं सिंपल तरीके से 60 को डिवाइड करवा दूं 20 के साथ, कि दो खवातीन जो काम कंप्लीट कर रही हो 20 दिनों में कर रही हैं, तो यानी कि 2 3 6, यानी कि दोनों खवातीन एक दिन में कितना काम कर रही हैं, 3 यूनिट्स को बना रही है, यानी कि 3 यूनिट्स को या 3 प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर रही हैं। दोनों खवातीन मिलकर 3 यूनिट्स कंप्लीट कर रही हैं। और एक औरत कितना काम कर रही है, क्योंकि दो औरतें हैं तो इस टोटल जो इनका दो औरतें जो एक दिन में काम कर रही हैं उसको अगर मैं दो पे डिवाइड कर दूं यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। सेम काम मैं करूंगा बॉयज के साथ कि भाई अगर 3 बॉयज जो काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 30 दिनों में कर रहे हैं, तो अगर मैं 30 को अगर मैं टोटल काम को डिवाइड करवा देता हूँ 3 लड़कों के काम करने की स्पीड से, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 2 के बराबर। 3 2 6 ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि तीनों लड़के मिलके जब काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में 2 यूनिट्स बना रहे हैं। तो अगर मैं एक लड़के की तादाद निकालना चाहूँ कि एक लड़का कितना काम कर रहा है, तो वो आ जाएगा आपके पास 2/3 के बराबर। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया आप क्या निकाल कर बताओ, अगर ये दो खवातीन और 3 लड़के मिलके काम करें तो बताइए टोटल काम कितने अरसे में कवर होगा, हमें ये बताना है। तो भाई सबसे पहले तो आप कंबाइन रेट निकाल लो ना। कंबाइन रेट निकालने के लिए मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ये वर्क पर डे कर रहे हैं, तो टोटल वर्क पर डे कितना हो रहा है, टोटल वर्क जो पर डे हो रहा है, खवातीन जो वर्क कर रही हैं वो 3 यूनिट्स का कर रही हैं, लड़के जो काम कर रहे हैं वो 2 यूनिट्स का कर रहे हैं, टोटल आपके पास काम जो हो रहा है वो 5 यूनिट्स का हो रहा है। सही है, टोटल काम जो हो रहा है वो 5 यूनिट्स का हो रहा है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से इसको चेकअप करना भी चाहूँ, अगर मैं सिंपल तरीके से इसको चेकअप भी करना चाहूँ कि भाई अब अगर मुझे अपना क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल जो काम हो रहा है डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल जो काम है डिवाइडेड बाय इनका जो कंबाइन वर्क आया मेरे पास, ये आया 5 के बराबर। तो 5 के टेबल में 60 कहाँ पर आएगा, 12 के ऊपर, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 12 दिनों का लगेगा। सिंपल है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। हमने इससे कई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, ये बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सिंपलीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई एक बंदा है वो किसी ट्रेन के ऊपर है और वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। यानी कि एक बंदा ट्रेन के ऊपर सफर कर रहा है, और सफर कैसे कर रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। कि एक बंदा ट्रेन के ऊपर जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, वो बैठा हुआ है, मूव कर रहा है। अनदर ट्रेन सेम डायरेक्शन से आ रही है और 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो भाई अगर सेकंड ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को 30 सेकंड के ऊपर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए चेक कर लेते हैं भैया। देखो एक बंदा है, वो एक ट्रेन पे बैठा हुआ है जो कि ट्रेवल कर रही है किसके ऊपर, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। ओके, यानी कि भाई बंदा जिस ट्रेन में बैठा हुआ है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चल रही है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई और वो बंदा ऑब्जर्व करता है कि सामने से एक और ट्रेन आ रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर आ रही है, यानी कि तेज। और जब ये ट्रेन आई ना, उसने 30 सेकंड का टाइम लिया इस बंदे को क्रॉस करने के अंदर। 30 सेकंड का टाइम लिया उसने क्रॉस, यानी उसकी लेंथ कितनी थी, 30 सेकंड के ऊपर फैली हुई थी, 30 सेकंड का उसने टाइम लिया क्रॉस करने के ऊपर। तो हमें टोटल लेंथ बतानी है इस ट्रेन की, यानी कि जो ट्रेन गुजरी होता है ना अक्सर, आप कभी गाड़ी में बैठे होते हैं दूसरी गाड़ी तेज स्पीड से आ जाती है, 2 सेकंड में पास हो गई, तो गाड़ी की आपकी लेंथ क्या आ रही है। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो दोनों के दरमियान, रिलेटिव आप निकाल लो भैया, स्पीड निकाल लो। आपको भाई एक ट्रेन गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, दूसरी ट्रेन 45 पे चल रही है, तो 60 माइनस अगर मैं 45 करता हूँ तो क्या बनेगा, 60 माइनस का 45, ये आ जाएगा 15 के बराबर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाऊं मीटर पर सेकंड के अंदर, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको जो टाइम गिवन है, जो सेकंड ट्रेन जब क्रॉस कर रही है वो 30 सेकंड का गिवन है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर पे आया है, इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल तरीके से 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, सिंपल तरीके से डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ। नॉर्मल सी मैथ्स है ना यार, 3600 के साथ तो 2 जीरो कट गए। फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहते हैं तो 2 1 जार 2 एंड 2 8 जार इज 16, 2 5 जार इज 10, देन फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाएगा। और हम सबको मालूम है कि अगर मुझे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 75/18 बन गया। तो 75 को अंदर रखा, 18 को मैंने बाहर रखा। ये चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये बन गया मेरे पास 75 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर मीटर पर सेकंड के अंदर। सही है ना। अच्छा, अब देखो
मुझे टाइम क्या गिवन है, टाइम गिवन था मुझे 30 सेकंड का, ऐसा ही है। तो मुझे पता है डिस्टेंस और स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अगर स्पीड मेरे पास आई है 75/18 के, और मुझे टाइम क्या गिवन है 30 का, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कितने डिस्टेंस के अंदर आपके पास आ रही है। तो डिस्टेंस आपको शो कर देगा आपकी लेंथ की वैल्यू को। तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल, 3 10 इज 30, और 3 6 इज 18, 2 3 इज 6, and 2 5 is 10, 3 1 is 3, 3 2 is 6, and 3 5 is 15। 25 into 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 2 10 और 1 2 का इजाफा, तो ये 125 के बराबर आ जाएगा। यानी कि देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 125 का आंसर भी गिवन है। कि भाई देखो आपके पास एक बंदा एक ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, जो कि मूव किस पे कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो भाई अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस, अगर बंदा ऑब्जर्व करता है कि वो 30 सेकंड के अंदर दूसरी वाली ट्रेन पास आउट हुई है, तो आपको क्या निकालना था, लेंथ निकालना। तो आपने सिंपल तरीके डिस्टेंस और स्पीड टाइम को कांस्टेंट करके अप्लाई कर दिया सबसे पहले, मगर आपने रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 125। बच्चे ने गलत सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अ मैन पेड वाई अमाउंट ऑफ सैलरी विच इंक्लूड $200 बेसिक पेमेंट एंड द $5 कमीशन फॉर ईच यूनिट ही सेल्स, व्हाट इज द सैलरी। अब यार स्टेटमेंट और ऑप्शन सही से याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, मे बी ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई एक बंदा है और उस बंदे ने वाई अमाउंट ऑफ सैलरी को पे अप किया है। कोशिश यही कि ज्यादातर बेसिक मैथ्स का हमारे कवर अप होना। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैन इज पेड वाई अमाउंट ऑफ सैलरी, तो यानी कि एक बंदा है उसको वाई अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, और ये वाई अमाउंट ऑफ सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, $200 की बेसिक सैलरी आ रही है विच इंक्लूड $200 बेसिक सैलरी, एंड $5 कमीशन फॉर ईच यूनिट इज सेल। तो अगर मैं कमीशन को अपना यूनिट को मैं अपना एक्स कह लूं, तो यानी कि $5 कमीशन फॉर द ईच यूनिट ही सेल्स, यानी कि $5 का कमीशन हर यूनिट पे मिल रहा है, तो 5x के बराबर है। उसकी सैलरी क्या बन गई, 200 प्लस 5x के बराबर बन गई। सिंपल इज दैट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एक शॉपकीपर है, उसने ही ब्रॉट समथिंग फॉर ₹10 पर डोजन एंड सेल फॉर ₹12 पर डोजन, यानी कि एक दर्जन। तो एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज डज ही गेन। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे आप लोगों को बहुत ज्यादा। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या आ रही है कि एक बंदा है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा हमारे पास कोई चीज है वो ₹10 पर डोजन पे लेकर आता है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है ₹10 की है, और इस बंदे की जो सेल करता है ये बंदा वो ₹12 पे कर रहा है, तो इसकी सेलिंग प्राइस ₹12 की आ रही है। तो अगर मैं अपना प्रॉफिट चेक करना चाहूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा मेरे पास सिंपल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट शुड बी समथिंग अराउंड 12 माइनस का 10, यानी कि ₹2 का मेरा प्रॉफिट है। अब अगर मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बात पढ़ाई थी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से प्रॉफिट को ऊपर रखते हो, जो भी प्रॉफिट आया होता है उसको डिवाइड करवाते हो कॉस्ट प्राइस के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हो 100 के साथ। तो भाई प्रॉफिट अगर ₹2 का आ रहा है तो मेरी कॉस्ट प्राइस ₹10 की है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो जीरो कट गया, 2 10 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑड वन आउट अगेन आया हुआ, तो अनियन लैपटॉप सर्कल या कोन, तो जाहिर सी बात है भाई अनियन क्या है, प्याज है। अच्छा नहीं, एक और भी हो सकता है इसमें, अनियन भी देखो गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है, कोन भी गोल होता है, तो लैपटॉप शुड बी द ऑड वन आउट हियर। तो ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ था, सिनोनियम ऑफ समराइज पर पूछा बता। स्टेंच या ब्लीडिंग का एनालॉजी आई हुई थी, डैम या फ्लड की एनालॉजी आई हुई थी, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास सिनोनियम ऑफ एलिगेंट पूछा बता। तो ये हमारे पास आज के दिन के 10 जुलाई के सारे पेपर्स आ रहे थे। मेरे पास और भी पेपर्स है, मगर उसमें काफी हद तक चीजें रिपीट हो रही थी, दैट वाज द मेजर रीजन कि मैंने उन चीजों को नहीं सिंप्लीफाई करवाया, सॉल्व करवाया, क्योंकि काफी हद तक चीजें रिपीट कर रही थी उसके अंदर। उनको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल की वीडियो के साथ ही उसको एक्सप्लेन बैक करवा दूं। तो ये हमारे पास 10 जुलाई के तमाम फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर थे, जिनको इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने आज की क्लास में कवर अप किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर 11 जुलाई के पेपर्स के साथ ही मैं जो रिमेनिंग पेपर्स होंगे उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। मगर याद रखिएगा भाई एडवांस मैथ्स में ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं, बेसिक मैथ्स के अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाऊं, क्योंकि बेसिक मैथ्स आप लोगों की काफी हद तक वीक हो रही होती है, मुझे लग रहा होता है। तो हमारी कोशिश है हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चले इंशाल्लाह ताला ज़वजल। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा